रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प किताब है जिसे हमारे एक श्रोता ने भेजा है। किताब का नाम है द सीबीटी वर्कबुक फॉर मेंटल हेल्थ। इसे लिखा है साइमन ए रेगो और सारा फेडर ने। हाँ, और हमारे श्रोता का सवाल बहुत सीधा और मुझे लगता है बहुत से लोगों से जुड़ा हुआ है। वो एक नई नौकरी में है और लगातार इम्पोस्टर सिंड्रोम से जूझ रहे हैं। अच्छा। मतलब ये डर कि वो जितने काबिल दिखते हैं उतने हैं नहीं और जल्द ही उनका पर्दाफाश हो जाएगा। ये बहुत आम है। तो उनका सवाल है कि क्या इस किताब में दिए गए अभ्यास वाकई इस तरह के आत्मसंदेह और काम के तनाव से निपटने में मदद कर सकते हैं, या ये सिर्फ किताबी बातें हैं? और ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी, जिस पर ये किताब आधारित है, दुनिया में सबसे ज्यादा जांची परखी मनोवैज्ञानिक तकनीकों में से एक है। इसकी बुनियाद 1960s के दशक में रखी गई थी और इसका जो मूल विचार है वो बहुत ही सरल है। क्या है वो? कि हमारी भावनाएं सीधे तौर पर घटनाओं से नहीं बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारे विचारों से पैदा होती हैं। मतलब अगर हम अपने सोचने का पैटर्न बदल सकते हैं तो हम अपनी भावनाओं को भी बदल सकते हैं। एक मिनट, क्या ये सकारात्मक सोचो या पॉजिटिव थिंकिंग का एक फैंसी नाम नहीं है? नहीं। क्योंकि अगर किसी को लग रहा है कि वो एक फ्रॉड है तो उसे बस ये कहने से कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो, क्या सच में मदद मिलेगी? ये तो अपनी भावनाओं को दबाने जैसा लगता है। ये एक बहुत ही आम और वाजिब शंका है और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सीबीटी पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में नहीं है, ये रियलिस्टिक या यथार्थवादी सोच के बारे में है। यथार्थवादी सोच? हाँ, इसका मकसद आपको हर चीज गुलाबी चश्मे से देखने पर मजबूर करना नहीं है, बल्कि सबूतों के आधार पर सोचना सिखाना है। ये भावनाओं को अनदेखा करना नहीं बल्कि उन्हें समझना सिखाता है। अच्छा। ये समझने में मदद करता है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे काम, ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। ठीक है, तो ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो सिर्फ अच्छा महसूस नहीं करना चाहता बल्कि ये समझना चाहता है कि वो जैसा महसूस कर रहा है वैसा क्यों कर रहा है। बिल्कुल। और उसे बदलने के लिए व्यावहारिक कदम उठाना चाहता है और इसके लिए किसी मानसिक स्वास्थ्य विकार का पता चलना जरूरी नहीं है। मतलब ये हर किसी के लिए हो सकता है? हाँ, ये किताब उन सभी के लिए है जो रोजमर्रा की चुनौतियों जैसे काम का तनाव, टालमटोल की आदत या हमारे श्रोता की तरह आत्मसंदेह से जूझ रहे हैं। तो चलिए इसके कुछ मुख्य विचारों पर गहराई से बात करते हैं। किताब की पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी भावनाएं तथ्यों को नहीं बताती। सही कहा, बल्कि हमारे विचार हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं। हाँ। इसे समझने के लिए हमारे श्रोता की स्थिति का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए उन्हें अपने बॉस से एक ईमेल मिलता है जिसमें सिर्फ लिखा है, ठीक है, इसे आगे बढ़ाओ। एक स्वचालित विचार जो शायद मिली सेकेंड में आता है वो ये हो सकता है, मेरे काम में कोई उत्साह नहीं दिखाया, जरूर उन्हें ये पसंद नहीं आया, मैं इस काम के लिए सही नहीं हूँ। हाँ, और ये विचार इतनी तेजी से आता है कि हम इसे एक तथ्य मान लेते हैं। हम सवाल ही नहीं करते कि क्या ये सच है। यहीं पर सीबीटी की सबसे मजबूत तकनीक काम आती है। किताब इसे कहती है संज्ञानात्मक विकृतियों को पहचानना। संज्ञानात्मक विकृतियां मतलब? आसान भाषा में कहें तो ये हमारी सोच में कुछ आम गड़बड़ियां हैं जो हमें नकारात्मक महसूस कराती हैं। किताब में 10 तरह की विकृतियों का जिक्र है, लेकिन 2 हमारे श्रोता की स्थिति के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। कौन सी 2? पहली है मन पढ़ना, मतलब ये मान लेना कि हम जानते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है बिना किसी सबूत के। जैसे बॉस के ईमेल वाले मामले में? बिल्कुल, ये मान लेना कि वो आपके काम से नाखुश है, जबकि हो सकता है कि वो बस किसी मीटिंग में जा रहे हों और जल्दी में हों। और दूसरी है विनाशकारी सोच, यानी सबसे बुरे नतीजे की कल्पना करना। अगर उन्हें मेरा काम पसंद नहीं आया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ये तो बहुत जाना पहचाना लगता है। ये विचार एक दुष्चक्र बना देते हैं ना? हाँ, एक नकारात्मक विचार आता है, उससे चिंता होती है और फिर उस चिंता से और भी नकारात्मक विचार आते हैं। तो इस चक्र को तोड़ने का तरीका क्या है? किताब एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास का सुझाव देती है जिसे विचार रिकॉर्ड कहते हैं। विचार रिकॉर्ड? हाँ, ये एक तरह की मानसिक जासूसी है। आप स्थिति को लिखते हैं, जैसे बॉस का ईमेल, फिर अपने स्वचालित विचार को लिखते हैं, उन्हें मेरा काम पसंद नहीं आया, और फिर उस विचार में छिपी विकृति को पहचानते हैं। जैसे मन पढ़ना? सही।
और सबसे जरूरी कदम इसके बाद आता है। आप सबूत इकट्ठा करते हैं, इस विचार के पक्ष में और इसके विपक्ष में। विपक्ष में सबूत क्या हो सकते हैं? विपक्ष में सबूत हो सकते हैं जैसे बॉस ने मेरे पिछले 3 कामों की तारीफ की थी, या उन्होंने कहा था कि प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाओ, मतलब काम रुकना नहीं चाहिए। अब इन सबूतों के आधार पर आप एक ज्यादा संतुलित और यथार्थवादी विचार बनाते हैं। जैसे हो सकता है कि बॉस व्यस्त हो, मेरे पास ये मानने का कोई ठोस कारण नहीं है कि उन्हें मेरा काम पसंद नहीं आया। इससे तो भावनाएं की तीव्रता तुरंत कम हो जाती होगी। बिल्कुल, ये विचार को तथ्य मानने से रोकता है। तो ये तो हुई हमारे दिमाग के अंदर की बात। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, जब कोई इम्पोस्टर सिंड्रोम से इतना घिरा हो कि उसे कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने में भी डर लग रहा हो, तो क्या सिर्फ अलग तरह से सोचना काफी है? ये बहुत जरूरी सवाल है, और किताब साफ तौर पर कहती है कि सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं है। तो फिर कभी कभी अपनी भावनाओं को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है अपने व्यवहार को बदलना, भले ही आपका मन न कर रहा हो। इसे व्यवहार सक्रियण या बिहेवियरल एक्टिवेशन कहते हैं। ये तो उस पूरी धारणा को ही उल्टा कर देता है कि पहले प्रेरणा आनी चाहिए, फिर हम काम करेंगे। बिल्कुल, यही इसका सबसे क्रांतिकारी पहलू है। हम सब प्रेरणा का इंतजार करते रहते हैं। हाँ, कि जब मूड ठीक होगा तब मैं ये मुश्किल काम करूंगा। किताब कहती है कि ये गलत है। प्रेरणा कार्रवाई का नतीजा है, कार्रवाई की शर्त नहीं। व्यवहार सक्रियण इस चक्र को उलट देता है। इसका कोई उदाहरण है? मान लीजिए हमारे श्रोता को एक बड़ी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और उन्हें लग रहा है कि वो इसे नहीं कर पाएंगे। तो व्यवहार सक्रियण कहता है कि बड़े लक्ष्य पर ध्यान न दें, बस सबसे छोटा संभव कदम उठाएं। जैसे मैं बस प्रेजेंटेशन के लिए एक फोल्डर बनाऊंगा, बस इतना ही। एक बार जब वो हो जाए तो अगला छोटा कदम, मैं सिर्फ पहली स्लाइड के लिए एक शीर्षक सोचूंगा। अच्छा। हर छोटा सफल कदम अगले कदम को थोड़ा आसान बनाता है। धीरे धीरे गति बनती है और फिर उन्हें एहसास होता है कि ये उतना डरावना नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। मतलब कार्रवाई से आत्मविश्वास और प्रेरणा दोनों पैदा होते हैं। ठीक, यही। ये बहुत शक्तिशाली है। अब आते हैं उस आवाज पर जो इन सभी समस्याओं की जड़ में होती है, हमारे अंदर का आलोचक। हम सभी के मन में एक आवाज होती है जो हमें बताती है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं। हाँ, किताब इसे आंतरिक आलोचक या इनर क्रिटिक कहती है। इससे कैसे निपटे? यहाँ किताब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ज्यादातर सलाह ये होती है कि इस आवाज को चुप कराओ, हाँ, या इसे नजरअंदाज करो। पर किताब कहती है कि आपका आंतरिक आलोचक असल में आपका भला चाहता है, बस उसका तरीका बहुत कठोर है। भला चाहता है? कैसे? वो आपको असफलता और शर्मिंदगी से बचाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उससे लड़ने के बजाय हमें उसके संदेश को फिर से परिभाषित करना सीखना होगा। मतलब एक कठोर आवाज को एक सहायक कोच में बदलना, ये कैसे संभव है? एक अभ्यास के जरिए। जब आंतरिक आलोचक चिल्लाता है तुम इस प्रेजेंटेशन में सब गड़बड़ कर दोगे, तो आप रुकें और पूछें, इस आलोचना के पीछे असल चिंता क्या है? असल चिंता ये हो सकती है, मैं चाहता हूं कि ये प्रेजेंटेशन अच्छी हो और मैं अच्छी तरह से तैयार रहना चाहता हूं। अरे वाह! अचानक एक विनाशकारी आलोचना एक उपयोगी कार्रवाई योग्य सलाह में बदल जाती है। मुझे इस प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी तैयारी करनी चाहिए। वाह! तो तुम एक फ्रॉड हो का विचार, असल में मैं इस नौकरी को बहुत गंभीरता से लेता हूं और अच्छा काम करना चाहता हूं, का एक विकृत रूप हो सकता है। ठीक यही बात है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये उस आवाज की शक्ति को छीन लेता है। और ये हमें सीधे चौथी और आखिरी मुख्य बात पर लाता है, आत्मकरुणा और आत्मस्वीकारती। किताब में आत्मसम्मान से ज्यादा इन दो चीजों पर जोर दिया गया है। इनमें क्या फर्क है? ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। आत्मसम्मान अक्सर हमारी उपलब्धियों पर आधारित होता है। जैसे मुझे प्रमोशन मिला, इसलिए मैं अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन उपलब्धियां आती जाती रहती हैं, इसलिए आत्मसम्मान भी अस्थिर हो सकता है। दूसरी ओर आत्मस्वीकृति का मतलब है अपने उन हिस्सों को भी स्वीकार करना जिन्हें हम पसंद नहीं करते। और आत्मकरुणा? और आत्मकरुणा मतलब सेल्फ कंपैशन का मतलब है कि जब हम असफल हों या कोई गलती करें तो खुद से उसी तरह की दयालुता से पेश आएं जैसे हम अपने किसी अच्छे दोस्त से आते हैं। तो अगर हमारे श्रोता से प्रेजेंटेशन में कोई गलती हो जाती है तो खुद को कोसने के बजाय उन्हें आत्मकरुणा का अभ्यास करना चाहिए। इसका मतलब खुद पर तरस खाना नहीं है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला, अपनी पीड़ा को स्वीकार करना। हाँ, मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ और ये बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है। दूसरा, ये याद रखना कि हम सब इंसान हैं और गलतियां करते हैं
और तीसरा, खुद के प्रति दयालु होना। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, अगली बार मैं बेहतर तैयारी करूंगा। किताब में इसके लिए भी कुछ तकनीकें बताई गई हैं, जैसे अपने स्वयं के सकारात्मक कथन बनाना। हाँ, पर ये मैं दुनिया में सबसे अच्छा हूँ जैसे बड़े बड़े दावों के बारे में नहीं है। वे यथार्थवादी और दयालु होने चाहिए। जैसे गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, या मैं जितना सोचता हूँ उससे कहीं ज्यादा सक्षम हूँ, या बस यह मुश्किल है लेकिन मैं इससे निपट सकता हूँ। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें तो ये किताब वाकई एक टूल किट है। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि ऐसे कौशल सिखाती हैं जिनका लगातार अभ्यास करना पड़ता है। और सबसे मजबूत बात यह है कि ये कौशल सीखे जा सकते हैं। कोई भी इनके साथ पैदा नहीं होता। समय और अभ्यास के साथ ये आदत बन जाती हैं। और इसका असर सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं है। रिसर्च से पता चलता है कि सीबीटी सचमुच मस्तिष्क के काम करने के तरीके को बदल सकता है। सच में? हाँ, ये हमारे दिमाग के भावनात्मक सर्किट को फिर से तार-तार करने जैसा है, जिससे हम तनाव और चिंता के प्रति अधिक लचीले बन जाते हैं। ये एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाला विचार है। तो हमारे श्रोता के लिए ये किताब सिर्फ सिद्धांतों का एक सेट नहीं है, बल्कि ऐसे व्यावहारिक अभ्यास प्रदान करती हैं जिन्हें वो आज से ही अपनी नौकरी में इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, ये नियंत्रण की भावना वापस देता है, जो इम्पोस्टर सिंड्रोम जैसी भावनाओं से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। इस पूरी चर्चा से एक विचार मेरे मन में अटक गया है। हम अक्सर अपनी भावनाओं की सच्चाई पर सवाल ही नहीं उठाते। हम महसूस करते हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि ये सच है। सही कहा। तो हमारे श्रोता और बाकियों के लिए एक विचार ये हो सकता है, अगली बार जब कोई तीव्र भावना महसूस हो, चाहे वो चिंता हो, गुस्सा हो या आत्मसंदेह हो, तो रुककर ये पूछना कैसा रहेगा, ये भावना मुझे किस विचार के बारे में बता रही है, और क्या वो विचार 100% सच है? सिर्फ ये सवाल पूछना ही बहुत कुछ बदल सकता है। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि यह चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी, और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।